मैं सुरेंद्र कोठारी आप सबके सुरक्षित होने की कामना करता हूँ और इसी के साथ मैं आपको इस वीडियो और पीपीटी प्रेजेंटेशन के द्वारा कुछ विषयों का अध्ययन कराऊंगा। इसे आप लाइक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को शेयर कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे इंट्रापोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन, जिसे आंतरगणन एवं बाह्यगणन भी कहते हैं। यह चैप्टर बीकॉम पास कोर्स के विद्यार्थियों जो कि सेकंड सेम में अध्ययन करते हैं उनके लिए उपयोगी है। यह सेक्शन सी के अंतर्गत आता है। सबसे पहले हम अंतर्वेशन और बाह्यवेशन को समझने के लिए पहले इनका अर्थ समझेंगे। अंतर्वेशन से तात्पर्य कुछ सुनिश्चित मान्यताओं के अंतर्गत ज्ञात समकों के आधार पर समक श्रेणी के मध्य किसी अज्ञात मूल्य को सर्वोत्तम संभाव्य अनुमान लगाने की क्रिया को अंतर्वेशन कहते हैं। यानी कि जो हमारे को डाटा गिवन है, उस डाटा गिवन डाटा के अंतर्गत कुछ एज्यूम्शन, जो अप्रूव्ड एज्यूम्शंस है, उनके आधार पर हम किसी अज्ञात फिगर को ज्ञात करते हैं जो कि सर्वोत्तम मूल्य होता है उस सीरीज का। इसी प्रकार से इसके विपरीत उपलब्ध सांख्यिकीय समंक को तथ्यों के आधार पर कुछ विशेष मान्यताओं के अंतर्गत किसी भावी समंक का अनुमान लगाने की प्रक्रिया को बहिर्वेशन कहते हैं। मेरे ख्याल से इस स्लाइड से आपको दोनों का ही अर्थ समझ में आ गया होगा, इंट्रापोलेशन, एक्स्ट्रापोलेशन। इंट्रापोलेशन के अंतर्गत एक बार मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि कुछ सुनिश्चित मान्यताएं होती है, ज्ञात समंक होते हैं, उनके आधार पर हम अज्ञात मूल्य का सर्वोत्तम प्रोबेबल एस्टिमेट लगाने का अनुमान करते हैं। इसी प्रकार से बाह्यवेशन एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत उपलब्ध समंक के आधार पर कुछ विशेष मान्यताओं के अंतर्गत भावी समंक का अनुमान लगाते हैं। यानी कि इंट्रापोलेशन में हम लगाते हैं अज्ञात समंक का अनुमान और बाह्यवेशन के अंदर हम अनुमान लगाते हैं भविष्य के किसी समंक का अनुमान। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से छात्रों। हम आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड के माध्यम से हम दोनों के बारे में विभिन्न विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी है उनको समझने की कोशिश करेंगे। इसमें मुख्य रूप से एक हाइरिश और एक हार्पर ने एक परिभाषा दी है जिसका हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि दो सीमांत बिंदुओं के मध्य मूल्य ज्ञात करना अंतर्वेशन कहलाता है, जबकि दो सीमांत बिंदुओं के बाहर किसी मूल्य को ज्ञात करना बाह्यवेशन कहलाता है। यह कहना है WM हार्पर का। इन्होंने एक एग्जाम्पल पेश किया है। सेंसस दे रखी है आपको 1971 से 2011 तक की, और एक पॉपुलेशन दे रखी है आपको 1971 से 2011 तक। इस परिभाषा को समझने के लिए हमें इस सारणी को देखना पड़ेगा। यदि हमें 1971 से 2011 के मध्य, जैसे कि 1975, 1985, 2010 आदि की गणना करनी है, तो जिसका प्रयोग किया जाएगा वो अंतर्वेशन यानी इंट्रापोलेशन कहलाएगा। जबकि यदि आपको गणना करनी हो 2012, 2013, 2014 या उससे आगे की, तो आपको बाह्यवेशन प्रक्रिया यानी एक्स्ट्रापोलेशन प्रक्रिया का प्रयोग करना पड़ेगा। अब उपयुक्त सारणी के द्वारा हम इंट्रापोलेशन, एक्स्ट्रापोलेशन तथा फोरकास्टिंग यानी अंतर्गणन, बाह्यवेशन और पूर्वानुमान में अंतर को समझने की कोशिश करेंगे। पहला अंतर है इसके अर्थ के आधार पर। अंतर्वेशन के अंतर्गत कुछ निश्चित मान्यताओं के आधार पर समंक श्रेणी के मध्य अज्ञात पद का मूल्य ज्ञात किया जाता है, जबकि एक्स्ट्रापोलेशन यानी बाह्यवेशन में कुछ निश्चित मान्यताओं के आधार पर समग्र श्रेणी के बाहर के मूल्य को ज्ञात किया जाता है। जबकि पूर्वानुमान के माध्यम से हम सांख्यिकीय एवं गणितीय प्रणालियों के आधार पर वर्तमान परिवर्तनों को समायोजित करते हुए भविष्य का अनुमान लगाने की जो प्रक्रिया होती है उसे पूर्वानुमान कहते हैं। इनके अंतर्गत दूसरा आधार उद्देश्य के आधार पर। अंतर्वेशन के अंतर्गत हम भूतकालीन समंकों की जानकारी करते हैं, जबकि बाह्यवेशन के द्वारा भूतकालीन समंक तथा भावी समंक दोनों की जानकारी की जा सकती है। जबकि पूर्वानुमान के द्वारा वर्तमान परिवर्तनों के आधार पर हम भविष्य का यानी भावी समंकों का अनुमान लगाते हैं। तीसरा जो मुख्य अंतर है परिशुद्धता का स्तर। अंतर्वेशिक मूल्य शुद्ध होते हैं यानी इंट्रापोलेशन के आधार पर निकाले गए निर्णय अधिक शुद्ध होते हैं, जबकि बाह्यवेशन के आधार पर यानी एक्स्ट्रापोलेशन के आधार पर निकाले गए अप्रोक्सीमेटली कम शुद्ध होते हैं। जबकि पूर्वानुमान के अंतर्गत मूल्य मात्र अनुमान होते हैं जो कि पूर्णतया गलत एवं पूर्णतया सही भी हो सकते हैं। इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण अंतर अंतर्वेशन के अंतर्गत माना जाता है कि श्रेणी में उपलब्ध समंकों में पारस्परिक सामान्यता होती है, जबकि बाह्यवेशन के अंतर्गत एक अतिरिक्त मान्यता होती है कि भविष्य में समंकों में कोई आकस्मिक या अनियमित परिवर्तन नहीं होंगे, जबकि पूर्वानुमान की दशा में ऐसी कोई मान्यताएं नहीं होती है। इसके अंतर्गत उपयुक्त विधियों के आधार पर हम अंतर को समझेंगे। इसके अंतर्गत ये होता है अंतर्वेशन के अंतर्गत न्यूनतम की प्रगामी अंतर विधि अधिक उपयुक्त पाई जाती है, जबकि
वाइब्रेशन हेतु द्विपद विस्तार या लॉन्ग रेंज की विधि का प्रयोग अधिकतर किया जाता है, जो कि अत्यधिक उपयुक्त रहती है। जबकि पूर्वानुमान के अंतर्गत व्यक्तिगत राय, शोध, काल श्रेणियों का विश्लेषण, सहसंबंध, प्रतिगमन, प्रवृत्ति विश्लेषण आदि विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक सांख्यिकी के अंतर्गत अंतर्वेशन एवं बहिर्वेशन का अत्यधिक उपयोग है। इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। समंकों की अपर्याप्तता, कभी कभी समंक इस प्रकार से एकत्रित किए जाते हैं जो कि अपर्याप्त या कुछ समंक कम होते हैं और सही परिणाम पता करने में उपयुक्त नहीं होते। इसके लिए उन समंक अभाव वाले समंकों को एकत्रित करने के लिए अंतर्वेशन का प्रयोग किया जाता है। महत्व का दूसरा बिंदु है मध्यवर्ती वर्षों के लिए अनुमान। कभी कभी निश्चित तिथि पर संग्रहित समंकों के अतिरिक्त अन्य तिथियों के लिए समंक प्राप्त करना आवश्यक होते हैं। जैसे कि हम जनसंख्या की गणना प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में करते हैं, परंतु यदि पता करना हो 2008, 2009, 2010 की जनसंख्या का अनुमान लगाना हो तो अंतर्वेशन विधि का प्रयोग किया जाएगा। अनुमानों के लिए भी अंतर्वेशन का उपयोग किया जाता है। आर्थिक नियोजन के लिए राज्य के क्षेत्रों में नीति निर्धारण हेतु भूतकालीन एवं वर्तमान समंकों के आधार पर भी अनुमान लगाए जाते हैं। महत्व का ही चौथा बिंदु तुलना करने के लिए दो पृथक पृथक स्थानों के विषय में विभिन्न तिथियों को दे समंकों की तुलना करने के लिए अंतर्वेशन एवं बाह्यवर्षण की क्रियाओं का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। इसी प्रकार से महत्व के लिए पांचवा पॉइंट स्थिति संबंधी माध्यों का निर्धारण। सतत श्रेणी में बहुलक, मध्यता आदि का मूल्य ज्ञात करने के लिए अंतर्वेशन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार देखा जाता है कि सांख्यिकी के लिए अंतर्वेशन एवं बहिर्वेशन की बहुत अधिक उपयोगिता है। हम अंतर्वेशन की मान्यताओं का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत पहली मान्यता है कि मूल्यों में आकस्मिक उच्चावचन नहीं होते हैं। ये माना जाता है कि प्राप्त समंकों की तिथियों के मध्य कोई असाधारण घटना तो घटित नहीं होती है, अर्थात समंकों में सामान्य नियमितता एवं क्रमबद्धता पाई जाती है। अंतर्वेशन की दूसरी मान्यता है समानता। अंतर्वेशन की गणना करते समय हम ये मानकर चलते हैं कि समंकों में परिवर्तन दर एक समान रहेगी, अर्थात उसमें कोई अत्यधिक उच्चावचन की स्थिति नहीं होगी। इस प्रकार सततता होनी चाहिए कि हमें 2001 से 2011 के वर्ष में जनसंख्या के आधार 2005, 6, 9 आदि वर्षों का जनसंख्या का अंतर्वेशन करना, तो हमारी मान्यता रहेगी 2001 से लेके 11 तक सभी वर्षों में जनसंख्या वृद्धि दर समान रही होगी। मान्यता क्या है? दो समंक श्रेणियों के मध्य मूल्य का अनुमान यदि अंतर्वेशन विधि के द्वारा अज्ञात मूल्य की गणना की जाती है तो यह माना जाता है कि समंक श्रेणियों में मूल्यों में एक निश्चित एवं स्थिर संबंध होना चाहिए। अब हम अंतर्वेशन की विभिन्न रीतियों का वर्णन करेंगे, क्योंकि इन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहला ग्राफीय रीतियां, दूसरी है बीजगणितीय रीतियां। ग्राफीय रीति के अंतर्गत यह माना जाता है, ये सबसे सरल विधि होती है। इस विधि का प्रयोग ऐसी परिस्थितियों में किया जाता है जहां पूर्णतया यथार्थ परिकलन की आवश्यकता नहीं होती है। सामान्य रूप से मध्यका, चतुर्थक एवं अन्य विभाजन मूल्यों एवं बहुलक का मूल्य ज्ञात करने के लिए इसी रीति का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त इस रीति का प्रयोग काल श्रेणी का विश्लेषण, सहसंबंध, प्रतिगमन आदि के लिए भी किया जाता है। जबकि दूसरी प्रकार की विधि को बीजगणितीय विधियां कहते हैं, जिसके अंतर्गत द्विपद प्रसरण रीति, न्यूनतम का प्रगामी अंतर रीति एवं लॉन्ग्रेंज की रीति का अध्ययन करेंगे। यह रीति द्विपद समय पर आधारित है। इस रीति का प्रयोग उस समय किया जाता है जब स्वतंत्र चर x के मूल्यों में वर्गांतर समान होना चाहिए। दूसरा, वर्ग विस्तार के पद मूल्यों में किसी एक पद का मूल्य का आश्रित मूल्य ज्ञात करना हो, तथा इस सूत्र की मान्यता यह है कि n पदों की श्रेणी का nवां पद या nवां प्रमुख अंतर लीडिंग डिफरेंस शून्य होगा। यथा किसी श्रेणी में 5 पद का मूल्य है तो 5वां प्रमुख अंतर शून्य होगा। यानी इस विधि का प्रयोग तब किया जाएगा जब अंतिम पद का मूल्य शून्य। अब इस विधि को समझने के लिए हम इस प्रक्रिया का प्रयोग करके समझ सकते हैं। द्विपद विस्तार के ज्ञात करने संबंधित नियम को सरल तरीके से समझने के लिए इस स्टेप को फॉलो करेंगे तो और आसानी से हम इस गणन प्रक्रिया को समझ सकते हैं। अब आपको ये जो हाईलाइटेड किए हुए फार्मूले को याद करना है और अपनी गणना इसी प्रकार से आगे करनी है। अब हम कुछ विस्तृत प्रैक्टिकल एग्जांपल्स का अध्ययन करेंगे, जिससे मुझे लगता है कि आपको ये चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। दिए गए एग्जांपल में हमें 2016 वर्ष, जो कि 2015 से 18 के मध्य में पड़ता है, उसका मूल्य ज्ञात करना है। इस गणन प्रक्रिया को हम अंतर्वेशन संबंधित प्रक्रिया कहेंगे, जिसकी गणना इस प्रकार की जाएगी। इसका मूल्य जो आएगा वो 50 होगा।
अंदर दो अज्ञात मूल्यों को ज्ञात करने के लिए समीकरण बनाने पड़ते हैं और ये समीकरण दो बनाए जाते हैं और इनको बनाने के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग करते हैं। इस विधि के अंतर्गत हम दो समीकरण बनाते हैं। पहले ज्ञात मूल्यों की संख्या के बराबर प्रमुख अंतर को शून्य मानकर द्विपदीय सूत्र का विस्तार किया जाता है और दूसरी बार उसी द्विपद विस्तार को पुनः लिखा जाता है, परंतु y के सबस्क्रिप्ट में 1 की वृद्धि कर दी जाती है, जिससे अंत में हमें y0 के स्थान पर y1 प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए यदि 6 ज्ञात मूल्य है तो छठे मूल्य का प्रमुख अंतर को शून्य मानकर सूत्र को 2 बार विस्तार किया जाए। इस प्रकार अब इस विधि को समझने के लिए हमें एक उदाहरण का सहारा लेना पड़ेगा, जिसका विस्तृत हल भी साथ में दिया गया है। उपयुक्त उदाहरण को हम हल करके देखेंगे और दो इक्वेशन का निर्माण कर अज्ञात पदों की मूल्य ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। अंतर्वेशन की द्वितीय रीति न्यूटन की प्रगामी अंतर रीति का अध्ययन करेंगे। यह रीति श्रेणी के प्रारंभ में अज्ञात मूल्य के अंतर्वेशन की सर्वाधिक उचित विधि मानी जाती है। इस रीति का प्रयोग उस अवस्था में किया जाता है जब x श्रेणी के स्वतंत्र चल में समान अंतर यानी समान वर्गांतर होता है, किंतु जिस पद मूल्य के लिए आश्रित चल के मूल्य का अंतर्वेशन करना है वह स्वतंत्र चल के मूल्य से अलग होना चाहिए। प्रमुख विशेषता यह है, यह द्विपद विस्तार प्रमेय पर आधारित है। इसका प्रयोग समान अंतर में के मूल्य वाली श्रेणी में किया जाता है। इस रीति का प्रयोग सामान्यतया श्रेणी के प्रारंभ में मूल्यों को ज्ञात करने हेतु किया जाता है। इस रीति की प्रमुख विशेषता है, यह अंतर्वेशन और बहिर्वेशन के मूल्यों को अनुमान लगाया जाता है इस विधि के द्वारा। इस रीति में सर्वप्रथम आश्रित श्रेणी के मूल्यों पारस्परिक अंतर निकालते हैं। इसके पश्चात अंतरों के पारस्परिक अंतर को उस सीमा तक निकालते हैं जब तक अंतर का एक पद मूल्य ही रह जाए। अतः इस रीति को प्रगामी अंतर रीति कहते हैं, यानी कि जहाँ इसकी कैलकुलेशन खत्म होगी वहाँ अंतिम पद आ जाना चाहिए। हम इस विधि की प्रक्रिया को जानने की कोशिश करेंगे। इसके अंतर्गत स्वतंत्र चल x श्रेणी के को उनके मूल्यों के क्रमानुसार x0, x1, x2, x3 तथा xn तक तथा आश्रित चल को y श्रेणी के मूल्यों को y0, y1, y2, y3 और yn तक संकेताक्षरों द्वारा व्यक्त किया जाएगा। y श्रेणी के प्रमुखांतरों की अवस्था होगी। इन्हें परिमित एवं प्रगामी अंतर तालिका के द्वारा समझा जा सकता है। इस तालिका के अंतरों को कोष्ठकों में की संख्या को y श्रेणी के मूल्य ज्ञात करने की संख्या एक कम होती है। यह सारणी निम्नलिखित विधि से बनाई जाती है। टेबल को ध्यान से देखिए। पहला कॉलम हमने बनाया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा बनाया डिपेंडेंट वेरिएबल, के बाद बनाया हमने फर्स्ट डिफरेंस जिसे डेल्टा 1, इसके बाद जो कॉलम बनाया है सेकंड डिफरेंस जिसे डेल्टा 2, थर्ड डिफरेंस जिसे डेल्टा 3, फोर्थ डिफरेंस जिसे डेल्टा 4 कहते हैं। अब देखिए आप, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमें कुछ नहीं करना है। डिपेंडेंट वेरिएबल जो है इसके माध्यम से हम फर्स्ट डिफरेंस ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। y0 के सामने जो फर्स्ट डिफरेंस होगा वो निल होगा, वो ज्ञात नहीं किया जा सकता क्योंकि उससे पहले कोई मूल्य नहीं दिया हुआ है। अब दूसरा मूल्य डेल्टा डिफरेंस ज्ञात करने के लिए y1 माइनस y0, जिसमें हमें डेल्टा 1 यानी फर्स्ट डिफरेंस की पहला मूल्य मालूम हो जाएगा। दूसरा मूल्य ज्ञात करने के लिए y2 माइनस y1, तीसरा मूल्य ज्ञात करने के लिए y3 माइनस y2, चौथा मूल्य ज्ञात करने के लिए y4 माइनस y3। इस प्रकार आप देखते हैं कि जहाँ y की 5 वैल्यू थी तो हमें फर्स्ट डिफरेंस कितने प्राप्त हुए, 4 प्राप्त हुए। अब सेकंड डिफरेंस ज्ञात करने के लिए जो फर्स्ट डिफरेंस आपने ज्ञात किए हैं उस फर्स्ट डिफरेंस में से सेकंड डिफरेंस को माइनस करेंगे। सेकंड डिफरेंस को माइनस करेंगे तो हमें डेल्टा सेकंड डिफरेंस का फर्स्ट मूल्य प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट डिफरेंस का सेकंड में से फर्स्ट डिफरेंस को माइनस करेंगे तो सेकंड डिफरेंस का दूसरा मूल्य, इसी प्रकार से तीसरा मूल्य ज्ञात किया जाएगा। इन मूल्यों को दर्शाने के लिए हमें ये ध्यान रखना है जो फर्स्ट डिफरेंस के दो मूल्य है उनके बिल्कुल बीच में दिखाना है आपको। फिर इसी प्रकार से अन्य दो मूल्यों में से दूसरे डिफरेंस के सेकंड मूल्य को दिखाना है, फिर अन्य दो डिफरेंस में से तीसरे मूल्य के डिफरेंस को दिखाना है। इसी प्रकार से हम आगे थर्ड डिफरेंस की गणना करेंगे। उसके लिए हम सेकंड डिफरेंस की जो 3 मूल्य है उनका प्रयोग करेंगे, जिसके अंतर्गत हमें क्या करना है, जो सेकंड डिफरेंस आपने निकाला है उसके दूसरे मूल्य में से पहले मूल्य को माइनस करेंगे तो थर्ड डिफरेंस का पहला मूल्य ज्ञात हो जाएगा। उसी प्रकार से सेकंड डिफरेंस के तीसरे मूल्य में से दूसरे को माइनस करेंगे तो थर्ड डिफरेंस का सेकंड मूल्य ज्ञात हो जाएगा। अंत में फोर्थ डिफरेंस ज्ञात करने के लिए हमें जो थर्ड डिफरेंस प्राप्त हुए हैं उन दोनों का जो अंतर है वो लिया जाएगा। जैसे कि आपने देखा इस पूरी टेबल में हर एक डिफरेंस ज्ञात करते समय पहले वाले मूल्य में से एक मूल्य कम हो जाता है। जैसे हमने डिपेंडेंट वेरिएबल 5 थे तो फर्स्ट डिफरेंस हमने 4 निकाले, सेकंड डिफरेंस हमने 3 निकाले, थर्ड डिफरेंस हमने 2 निकाले, फोर्थ डिफरेंस हमने 1 ही निकाला। तो इस प्रकार से हमारी टेबल कंप्लीट हो जाती है। पद का आश्रित मूल्य ज्ञात करना है, उसे अंतर्वेशित पद कहते हैं, आइटम टू बी इंटरपोलेटेड। इसे xn संकेताक्षर दिया जाता है। फिर x का मूल्य निम्नलिखित सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जाएगा।
x बराबर ईयर ऑफ इंटरपोलेशन माइनस ईयर ऑफ ओरिजिन अपॉन डिफरेंस बिटवीन टू एडजॉइनिंग ईयर। अंतर्वेशित किए जाने वाले आश्रित मूल्य के पद को y x द्वारा चिन्हित किया जाता है। अंत में न्यूटन का सूत्र परिमित प्रमुखांतर तक निम्नांकित प्रकार से लिखकर y x का मूल्य ज्ञात कर लिया जाता है। इसके पश्चात निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करेंगे। न्यूटन की प्रगामी रीति समझने के लिए हम निम्नलिखित उदाहरण का प्रयोग करेंगे, जिसके अंतर्गत एक बीमा कंपनी 1000 रुपए की पॉलिसी के लिए विभिन्न आयु स्तरों पर निम्न प्रकार से प्रीमियम चार्ज करती है। तो आपको ये ज्ञात करना है कि 26 वर्ष की आयु पर वे प्रीमियम की राशि क्या होगी। अब इसके अंतर्गत जो आयु है उसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल मानेंगे, जिसे x के माध्यम से डिनोट किया जाएगा। प्रीमियम जिसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल मानेंगे और जिसे y के माध्यम से व्यक्त किया जाएगा। अब हमें इस टेबल का निर्माण करना है, जो कि डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4 ये 4 कॉलम हमें ज्ञात करने हैं। डेल्टा 1 ज्ञात करने के लिए हमें y0 में से y1 को माइनस करना है, यानी कि 26 में से 20 को माइनस करने पर 3 आएगा, तो इसे प्लस 3 लिखा जाएगा। इसी तरह से 30 में से 26 को माइनस करने पर 4 आता है, 35 में से 30 माइनस करने पर 5 आता है, 42 में से 35 माइनस करने पर 7 आता है। इसी प्रकार से हमें फर्स्ट डिफरेंस ज्ञात हो चुके हैं। फर्स्ट डिफरेंस के माध्यम से हम सेकंड डिफरेंस यानी कि 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, जो कि सेकंड डिफरेंस का पहला मूल्य होगा। इसी प्रकार से 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो सेकंड डिफरेंस का सेकंड पद 1 आ जाएगा। उसी प्रकार से 7 में से 5 घटाने पर 2 आएगा, जो कि सेकंड डिफरेंस का तीसरा पद होगा। इसी प्रकार से थर्ड डिफरेंस ज्ञात करने के लिए हमें 1 में से 1 को माइनस करना है, जो कि सेकंड डिफरेंस की मूल्य है, तो ये क्या आएगा, 0 आएगा। उसी प्रकार से 2 में से 1 माइनस करने पर हमें 1 प्राप्त होगा, जो कि तीसरे डिफरेंस के दोनों पद ज्ञात हो जाएंगे। इसी प्रकार से चौथे पद के डिफरेंस को ज्ञात करने के लिए हमें 1 माइनस 0 करना पड़ेगा, तो क्या आएगा, 1 आएगा, जो कि चौथा डिफरेंस होगा। इसके आगे की गणना अगली स्लाइड पर बताएंगे आप। तो होने के बाद हम x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए ईयर ऑफ इंटरपोलेशन माइनस ईयर ऑफ ओरिजिन में डिफरेंस ऑफ टू एडजॉइनिंग वैल्यूज ऑफ x का हम भाग देंगे। अब यहाँ पर आप देखें, जो सबसे छोटा मूल्य है वो 20 है और सबसे बड़ा जो मूल्य है वो 26 है। इन दोनों का अंतर 6 है और दो एडजॉइनिंग वैल्यूज का डिफरेंस जो है वो 5 है। तो यहाँ x बराबर 1.2 होगा, जिसे हम न्यूटन के फार्मूले में लिख करके हम जो मूल्य ज्ञात करेंगे वो क्या आएगा, 26.73 आएगा। गणन प्रक्रिया को आप अपने सरल तरीके से कर सकते हैं। अब हम तीसरी विधि, जो कि अंतिम विधि है, का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत इस विधि को लॉन्ग्राज रीति कहा जाता है। इस रीति का प्रतिपादन फ्रांस के प्रसिद्ध गणितज्ञ लाग्रांज ने किया था। लाग्रांज का नाम भी गणितीय दो क्रियाओं का संयोजन अर्थात लेंज और रेंज। यह रीति अंतर्वेशन और बाह्यवेशन हेतु सर्वश्रेष्ठ रीति मानी जाती है, क्योंकि स्वतंत्र चल अर्थात एक्स वेरिएबल के मूल्य समान अथवा असमान होने पर भी इस रीति द्वारा अंतर्वेशन तथा बाह्यवेशन किया जा सकता है। अर्थात अन्य शब्दों में यह विधि न्यूटन प्रगामी अंतर तथा प्रत्यक्ष द्विपद विस्तार रीतियों का प्रयोग संभव न हो सके, वहां पर लाग्रांज सूत्र का प्रयोग कर मूल्यों की गणना की जा सकती है। इसके लिए सूत्र इस प्रकार से है, y(x) अंतर्वेशित संख्या को प्रदर्शित करता है, अर्थात y(x) स्टैंड फॉर फिगर टू बी इंटरपोलेटेड और x जिसे आइटम ऑफ इंटरपोलेशन कहा जाएगा। अब इस लॉरेंज मेथड को समझने के लिए निम्नलिखित उदाहरण का सहारा लिया जा सकता है, जिसके अंतर्गत x का मूल्य 10 आएगा यदि y का अनुमानित मूल्य 14.67 होगा। मेरे द्वारा बनाया गया ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा और मुझे लगता है कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें समझ में आ गई होगी। अब मैं चाहता हूँ कि आप इन प्रश्नों का उत्तर अपने नोटबुक में लिखें और मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, ताकि किसी भी प्रश्न का उत्तर गलत होने पर मैं आपको उसमें आवश्यक त्रुटि में सुधार किया जा सके। और किसी प्रकार की कोई समस्या के लिए आप मेरे फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं और आपका समाधान तुरंत ही कर दिया जाएगा। आप स्वयं इस लॉकडाउन पीरियड में घर रहें और घर रहकर ही अपनी परीक्षा और की तैयारी करें और किसी भी प्रकार की कोई समस्या के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।